की वही पड़ेगी। इस पूरी चीज को अपने को बदलना है। मैं आपको एक बहुत बड़ा गैस का घोटाला हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। जब मैं अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मेरे पास देश के कुछ गणमान्य लोग आए। उन्होंने मेरे को एक शिकायत दी। शिकायत के साथ उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने वो कागज पढ़े तो मैं पढ़ के एकदम दंग रह गया। उनके हिसाब से 1 अप्रैल से, अभी आने वाली जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई आने वाली है। कैसे होने वाली है भारी महंगाई? हमारे देश के अंदर सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी अब 1 अप्रैल से। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल, सारी खाने की चीजें महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी होने वाली है, सीएनजी महंगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गैस के कुएं हैं। ये गैस के कुएं सन 2000 में बीजेपी की सरकार ने सारे कुएं उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए थे। अब मुकेश अंबानी को क्यों दिए? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। कोई मुकेश अंबानी इनका चाचा तो लगता नहीं है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इन्होंने उठा के कुएं गैस के मुकेश अंबानी को दे दिए। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम भी थोड़े से पैसे कमाएंगे। गैस निकालने का खर्चा, कुओं में से गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। कांग्रेस ने आके $4 कर दिया उसका, कि मुकेश अंबानी से हम $4 में खरीदा करेंगे गैस। अरे भाई 10% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट ले लो, 400% प्रॉफिट। हमारे देश की गैस, उसको गैस निकालने को दी, $1 का खर्चा आता है, $1.25 दे दो उसको, $1.5 दे दो, $2 दे, $4 कर दिए उन्होंने। और अभी उन्होंने चुनाव के पहले कांग्रेस ने ऑर्डर पास किए हैं कि 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी को $8 दिए जाएंगे गैस के। $1 की चीज ये $8 दिए जाएंगे 1 अप्रैल से। कांग्रेसियों को पता अब दोबारा तो आना नहीं हमने। जितना पैसा कमाना है कमा लो चुनाव के पहले। दोस्तों, ये गैस खाद बनाने के काम आती है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। अगर फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो फिर खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, फल सब महंगे हो जाएंगे। ये गैस बिजली बनाने के काम आती है तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। ये गैस सीएनजी में काम आती है। तो दोस्तों, भारी महंगाई होने वाली है 1 अप्रैल से। कुछ लोगों ने कहा जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको चिट्ठी लिखो, वो कुछ जवाब देंगे। मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैं कहा मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए तो ये बताओ आप मुकेश अंबानी को $1 के $2 दोगे, $4 दोगे कि $8 दोगे? आज 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, जवाब तक नहीं आया उनका मोदी जी का। उनका जवाब तक नहीं आया उनका आज तक। भाई मैं भी 49 दिन ही सही था तो मुख्यमंत्री नहीं। भाई आप 11 साल से हो, मैं भी 49 दिन का मुख्यमंत्री तो था। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, इतना जवाब भी नहीं आया जी आपके केजरीवाल जी चिट्ठी मिल गई, ये भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को जवाब पता चला जब मैं अभी गुजरात गया। गुजरात में अभी गया था पिछले हफ्ते। वहां पे कुछ अफसर आए मेरे पास गुजरात सरकार के। उन्होंने बताया मोदी जी ने तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि इस गैस के $16 मिलने चाहिए। $16। ये कांग्रेसी $8 दे रहे हैं मुकेश अंबानी को। मोदी जी तो कांग्रेस से भी आगे बढ़ गए भ्रष्टाचार में, कह रहे $16 देने चाहिए। तो अगर देश के हम प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो ये देख लो ये महंगाई 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना महंगाई हो जाएगी। मैंने मन में सोचा ये क्यों कर रहे हैं, मुकेश अंबानी पे इतनी क्यों दया आ रही है इनको। तो पता चला मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं मोदी जी। आजकल बड़े घूमते हैं ना हेलीकॉप्टर में।
मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी के हवाई जहाजों में घूमते हैं। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी मोदी जी को। मैंने कहा जी आपके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास कितने हवाई जहाज हैं, और किसके हैं ये हवाई जहाज? जनता कह रही है भाई मुकेश अंबानी के हैं। कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में तो आया भाई, कहते हैं चाय बेचा करता था, ये चाय बेचने वाले के पास हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? नहीं, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर, इतने हवाई जहाज कहां से आ गए? तो मैंने कहा मोदी जी किसके हैं? कोई जवाब नहीं आया भाई साहब, कोई जवाब नहीं आया उनका। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं। एक रैली करी उन्होंने, वो जो स्टेज आई है तो इन्होंने टेबल लगा रखी है, तख्त लगा रखे हैं। वो रैली करते हैं तो लाल किला बनता है उनकी स्टेज का। बताते हैं 50-50 करोड़ रुपए लगते हैं एक रैली के। कहां से आता है भाई पैसा? तो कुछ लोगों ने कहा जी वो मुकेश अंबानी देता है पैसा। तो मैंने फिर चिट्ठी लिखी, मैंने कहा जी ये रैली का पैसा कहां से आता है, जनता जानना चाह रही है। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे को पता चला मोदी जी ने अंबानी परिवार के दामाद को अपना गैस मंत्री बना रखा है गुजरात में। उन्होंने कहा ये मुकेश अंबानी जी अब बार बार मेरे पास आते हो, ऐसा करो ये मंत्रालय आप ही रख लो अपने परिवार को, मैं पूरा मंत्रालय ही आपको दे देता हूं, अपने घर में बैठ के ठेके ले लिया करो उसको। अब उनके अंबानी परिवार के दामाद को सौरभ पटेल को उन्होंने अपना गैस, फर्टिलाइजर, माइनिंग, पेट्रोल, सारे मंत्रालय उठा के दे दिए जिन जिन चीज में उनका धंधा है। जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का, तो जब ये सारा मामला मेरे पास आया, भाई साहब 54,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये, 54,000 का। तो मैंने तुरंत फाइल पे ऑर्डर करे और अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को बोला कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और 24 घंटे के अंदर हमने एफआईआर दर्ज कर दी मुकेश अंबानी के खिलाफ। 24 घंटे में मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बताओ गलत करा क्या? जैसे ही मैंने एफआईआर करी, ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े हो गए, चढ़ गए मेरे ऊपर। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के क्यों भैया? इतना क्या प्यार आ गया तुम्हारे मन में मुकेश अंबानी के लिए? इतना प्यार? दुनिया मरती रहे, कुछ नहीं कहते ये बीजेपी को। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर होते ही दोनों खड़े हो गए। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना गैर संवैधानिक है। मुकेश अंबानी ना हो गया, देश का संविधान हो गया। मुकेश अंबानी के भाई साहब, धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि इस देश को आज कौन चला रहा है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, इस देश को राहुल गांधी नहीं चला रहे, इस देश को सोनिया गांधी नहीं चला रही, इस देश को मुकेश अंबानी चला रहा है। और कल को अगर सरकार बदल गई और एनडीए आ गई, तो इस देश को मोदी जी नहीं चलाएंगे, इस देश को मुकेश अंबानी चलाएगा। मुकेश अंबानी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के पैसे देता है, राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर देता है, मोदी जी को पैसे देता है चुनाव लड़ने के, मोदी जी को हेलीकॉप्टर देता है। दोनों में से जो मर्जी जीत जाए, इस देश को चलाता मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी है। आज तक इस देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुकेश अंबानी को छू सके। पहली बार आम आदमी पार्टी ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। पार्टी है इस देश के अंदर जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति दे सकती है। एक ही पार्टी आज इस देश के अंदर जो इस देश से भ्रष्टाचार दूर कर सकती है। 49 दिन हम लोगों ने सरकार चलाई थी। कई लोग कहते हैं इनको गवर्नेंस नहीं आती, इनको गवर्नेंस नहीं आती, इनको सरकार चलानी नहीं आती। 49 दिनों के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए। 49 दिनों के अंदर हम लोगों ने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास वालों के लिए पानी मुफ्त कर दिया। बताओ सरकार चलानी नहीं आती है? सरकार चलानी आती है। 5 साल से शीला दीक्षित कह रही थी बिजली कंपनी ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है।
मैंने 5 दिनों के अंदर ये अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर कर दिया, उनका सीएजी ऑडिट ऑर्डर कर दिया। कहते सरकार चलानी नहीं आती। सिख दंगे हुए 1984 के अंदर, सिखों का कत्लेआम किया गया, उसके साथ बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों राजनीति कर रहे थे। सारे देश के सिख कह रहे थे इसके ऊपर एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। ना बीजेपी ने बनाई, ना कांग्रेस ने बनाई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 दिन के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया और कहते सरकार चलानी नहीं आती। छोटे छोटे ट्रेडर, छोटे छोटे व्यापारी बहुत दुखी थे, क्योंकि एफडीआई लेके आ रहे थे रिटेल सेक्टर के अंदर। अगर एफडीआई आ जाता, कई सारी दुकानें बंद हो जाती, कई सारे लोगों का धंधा बंद हो जाता। सरकार बनने के 1 हफ्ते के अंदर हमने एफडीआई बंद कर दिया रिटेल सेक्टर में। कहते हैं इनको सरकार चलानी नहीं आती। हमने वैट का सरलीकरण कर दिया, कहते हैं इनको सरकार चलानी नहीं आती। भ्रष्टाचार में भारी कमी हुई हमारी सरकार के दौरान। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने सर्वे करवाया, एक और एजेंसी ने सर्वे करवाया, और उन्होंने पता किया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब आपको रिश्वत देनी पड़ती थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर जितने दलाल खड़े हुए करते थे, सारे दलाल भाग गए थे, और अब लोगों का 10 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस बनना चालू हो गया था। सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई, और ये कहते सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती इनको। मैंने मन में सोचा गवर्नेंस होती क्या है। अगर मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा, उन्होंने कहा जी अगर आप भी 10,000 करोड़ रुपए का कोई घपला कर लेते, थोड़ा सा बीजेपी को दे देते, थोड़ा सा कांग्रेस को दे देते, और थोड़ा इन मीडिया वालों में बांट देते, सारे कहते जी बड़ी अच्छी सरकार चलानी आती है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जी, बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, बड़ी अच्छी सरकार चलानी आती है इसको। पर हमारे मां बाप ने ये करना नहीं सिखाया जी, गलत काम। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपने इस्तीफा क्यों दिया। मैं बड़ा खुश हूं, लोगों को बड़ा दुख है। जहां मिलते हैं आपने, अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, अरविंद जी आपकी सरकार बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के इस्तीफा देने से लोग इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं। नहीं तो सोचते हैं कब विंडी छुटेगा इस सरकार से। पहली बार ऐसे हो रहा है कि किसी सरकार के इस्तीफा देने से लोग इतने दुखी हो रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जी। मैं उनको बताता हूं चिंता मुक्त, और ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं भाग गया अरविंद, भाग गया अरविंद। अरे भाग कहां गया, यहीं खड़ा हूं मैं, कोई पाकिस्तान थोड़ी चला गया, यहीं खड़ा हूं मैं, कोई पाकिस्तान थोड़ी चला गया मैं। हैं जी, यहीं खड़े हैं, भाग के कहां गए, यहीं खड़े हैं। उसूलों की राजनीति करते हैं हम लोग, उसूलों की राजनीति करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। भाग के नहीं गए थे वो, उसूलों की राजनीति करते थे वो। हम लोग लोकपाल बिल के लिए बने, हमारी पार्टी लोकपाल बिल के लिए बनी, देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बनी। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए, इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। हमने दिल्ली की जनता को कहा 28 सीटों से इतना ही काम हो सकता था जी, अब 40 सीट दो तो हम आपको भ्रष्टाचार देंगे। भाग के नहीं गए। अभी 2-4 महीने में चुनाव हो जाएंगे दिल्ली के, और देखना 50 से ज्यादा सीट आएंगी, उसके बाद इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात गया था, चारों तरफ ये फैलाया जा रहा गुजरात में रामराज आ गया। पिछले 1 साल से टीवी वाले, मैंने कई लोगों से पूछा, कुछ लोग मिलते हैं मेरे को, आज सवेरे भी मिले थे कुछ लोग, बोले मोदी जी बड़े अच्छे हैं जी, बड़ा विकास कर दिया उन्होंने गुजरात का। मैंने कहा अच्छा, कैसे पता आपको? मैंने पूछा गुजरात गए हो? बोले ना गए तो नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे पता चला? कहते मीडिया से पता चला। मैं कहा बस यही पेच फंस गया, मीडिया से पता चला। ये मीडिया बड़ा गड़बड़ है, मीडिया बड़ा गड़बड़ है, सब गड़बड़ घोटाला कर रहा है मीडिया।
तो कहते हैं मीडिया से पता चला। तो मैं गुजरात गया, मैंने बहुत सुना था रामराज आ गया, रामराज आ गया, रामराज आ गया, शिक्षा अच्छी हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया। हमारे दिल्ली में मोदी जी ने बड़े बड़े बोर्ड लगवा रखे हैं, बीजेपी की सरकार आएगी, भ्रष्टाचार भगाएगी। अरे गुजरात में तो देख लो पहले भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं। तो मैं गया स्टडी करने के लिए, भाई गुजरात में क्या हुआ। तो भाई साहब मैं तो चौंक गया, वहां पे जो हालत है, वहां पे एक काम गुजरात के अंदर बिना पैसे के नहीं होता, एक काम नहीं होता। एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, उद्योगपति, ये कहते हैं ना मोदी जी उद्योगपतियों के बड़े मसीहा हैं। उद्योगपति मिला मेरे को, एक कहता है जी 4 साल हो गए इंडस्ट्रियल लाइसेंस अप्लाई किए हुए, अभी तक मिला नहीं था। कहता है परसों पैसे देके लेके आया हूं अभी मैं। ये उद्योगों का हाल है। बीपीएल के कार्ड बिना पैसे के नहीं बनते। इंदिरा आवास योजना के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। तलाटी की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी के लिए 33 लाख रुपए लगते हैं। डीवाईएसपी की ट्रांसफर करवाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए गृह मंत्री तक पहुंचते हैं। हर चीज का रेट फिक्स है जी, हर चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था। और कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर दिया, कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर दिया, भ्रष्टाचार दूर कर दिया, कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर दिया। मेरे को तो कहीं है, गांव गांव में गए और एक गांव में नहीं गए। हमने कई टीम बनाई थी, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के, 26 के 26 जिलों में गए थे हम लोग, सारे जिले कवर करके आए। हर जगह वही हाल था जी। कहते हैं दिल्ली की सरकार में हमने 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार कम करके दिखा दिया था। जो काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए, हमने 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया। और कहते हैं उनको गवर्नेंस आती है, हमको गवर्नेंस नहीं आती। उनको गवर्नेंस 11 साल में वो भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 49 दिन में करके दिखा दिया जी। ये मीडिया वाले, केजरीवाल ने 2 कमरे का फ्लैट ले लिया, 4 कमरे का फ्लैट ले लिया, 5 कमरे का फ्लैट ले लिया, 3 दिन तक चलाते रहे। मैंने सारे मीडिया वालों को कहा, मैंने कहा बैठ के तय कर लो कितने कमरे का लूं, उतने का ले लूंगा मैं। तो तुम तय कर लो 3 का ठीक है कि 4 का ठीक है या 2 का ठीक है, उतने का ही ले लूंगा मैं। अरे शर्म कर लो, थोड़ा सा वहां जाके दिखा दो गुजरात में कितना भ्रष्टाचार है। थोड़ा सा ये भी दिखा दो गुजरात में कितना भ्रष्टाचार है। मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे ये मीडिया वाले, हिम्मत नहीं है इनकी, हिम्मत नहीं है इनकी। मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। फिर हम गुजरात में हम किसानों से मिले जी, किसानों से हमने पूछा तो पता चला वहां पे किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। इतने किसानों की जमीनें छीन छीन के इन्होंने अंबानी और अडानी को दे दी। कई गांव में गए हम लोग, उन्होंने बताया, किसान ने एक भाई मिला, कहता जी 7.5 एकड़ जमीन थी मेरे पास, 5 साल पहले इन्होंने छीन ली, गुंडे भेजे, पुलिस भेजी, 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला मेरे को। एक और गांव में गया, वहां पे पता चला 90,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है, जबकि वहां पे मार्केट रेट 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए की किसान की जमीन छीन के 90,000 रुपए सरकार ने दिए, और अडानी से कितने पैसे लिए? 1 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 1 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने जमीन दे दी अडानी को। 1 रुपया स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीनें छीन के अंबानी और अडानी को देते जा रहे हैं। किसानों को जो सब्सिडी मिला करती थी, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती थी, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी, सारी सब्सिडी खत्म कर दी। किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम नहीं मिल रहे। 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं मोदी जी के दौरान, 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। अगर देश के सारे किसानों को पता चल जाए कि गुजरात में किसानों का क्या हाल हो रहा है, इस देश का एक किसान मोदी जी को वोट नहीं देगा, एक भी किसान इस देश का मोदी जी को वोट नहीं देगा। और ये मीडिया वाले कल से चला रहे हैं, कुमार विश्वास का अरविंद से झगड़ा हो गया, कुमार विश्वास का अरविंद से झगड़ा हो गया। अरे झगड़ा हो गया, चलो हो गया, सुलटा लेंगे हम, अपने घर की बात है, हमारे घर की बात है जी। कुमार विश्वास तो मेरे घर का आदमी है, सुलटा लेंगे हम। ये तो दिखा दो कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं गुजरात के अंदर, ये तो दिखा दो कि किसानों की जमीनें छीन ली मोदी जी ने। वो नहीं दिखाएंगे मीडिया वाले, वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। 60,000 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में
60,000 इंडस्ट्री बंद हो गई गुजरात के अंदर। 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी बात नहीं होती। कहते हैं उद्योग का बड़ा ख्याल रखते हैं मोदी जी। 60,000 इंडस्ट्री बंद हो गई गुजरात के अंदर भाई साहब। मोदी जी का विकास का मॉडल क्या है? मोदी जी का विकास का मॉडल है किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दो, सारी इंडस्ट्री बंद कर दो। पूरे गुजरात में अब केवल अंबानी और अडानी इंडस्ट्री चलाएंगे और कोई इंडस्ट्री नहीं चलाएगा। अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में केवल अंबानी और अडानी इंडस्ट्री चलाएंगे, बाकी सबको बाहर छोड़ भागना पड़ेगा। ये उनका विकास का मॉडल है। ये मीडिया वाले कहते हैं शाजिया इल्मी से अरविंद का झगड़ा हो गया, कल से चल रहा है शाजिया इल्मी से। अरे मैं शाजिया से तो कर लूंगा, ये भी तो बता दो जनता को कि 60,000 इंडस्ट्री बंद हो गई। ये विकास का मॉडल जनता को पता तो चलना चाहिए, वो नहीं दिखाएंगे ये। दोस्तों, महाराष्ट्र तो घोटालों का देश बन चुका है। गलत तो नहीं कह रहा? इरिगेशन घोटाला, आदर्श घोटाला, और कौन कौन से हैं जी? लवासा घोटाला, हीरानंदानी घोटाला। हीरानंदानी को मैं तो चौंक गया। 40 पैसे एकड़, मैं ₹1.25 दे रहा हूं, बताओ मेरे को भी 1 एकड़ जमीन दे दो। भाई 3 गुना दाम दे रहा हूं मैं, मेरे को भी जरा 1 एकड़ जमीन दे दो कहीं इसमें बंबई के अंदर। उसको 40 पैसे एकड़ दे दी, बताओ हीरानी, शर्म नहीं आती इनको। वो ₹2 दे रहे हैं भाई साहब, 1 एकड़ के वो ₹2 दे रहे हैं। अब ये हीरानंदानी इनका ताऊ तो लगता नहीं है, कुछ ना कुछ तो पैसे खाए हैं इन्होंने। दोस्तों, अब आप लोगों को तय करना है, महाराष्ट्र की जनता को तय करना है, यही चलता रहेगा कि इसको बदलना चाहते हो? इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। आप सब लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी बनाई है, अब आम आदमी पार्टी आप सब लोगों ने मिलकर बनाई है। इस बार ये बदल के आम आदमी पार्टी को वोट देना है, ईमानदार राजनीति कायम करनी है अपने को महाराष्ट्र के अंदर। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है। आज सुबह जब मैं महाराष्ट्र में उतरा तो ये फैलाई जा रही है आम आदमी पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ है। हम बिल्कुल रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम रिजर्वेशन के फेवर में हैं। हमें यह लगता है कि इस देश के अंदर समाज का एक तबका है जिसको सदियों से छुआछूत और अन्याय का सामना करना पड़ा था, और वो छुआछूत आज भी बंद नहीं हुई है, शहरों के अंदर भी बंद नहीं हुई है। और मैं कई गांवों में गया था, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गांवों में, वहां पे आज भी टोले होते हैं गांव के बाहर, उन टोलों में रहते हैं वो लोग। आज भी अगर किसी की परछाई पड़ जाए तो कोई खाना नहीं खाता। जो कहानियां हम पढ़ते थे वही कहानियां आज भी दोहराई जा रही हैं दोस्तों। तो हम ये मानते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। पूरे मैंने कैलकुलेशन करी, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के टोटल 2 लाख के करीब साल में नौकरियां निकलती हैं जिसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। हमारे देश के अंदर 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस समाज के तबके से बिलोंग करते हैं। अगर 2 लाख नौकरियां हर साल दोगे तो 25 करोड़ लोगों तक पहुंचते पहुंचते तो 1000 साल लग जाएंगे। तो केवल रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें एक और कदम उठाना पड़ेगा। मुझे यह लगता है अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी जाए, अगर सरकारी स्कूलों को ठीक कर दिया जाए, आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत जरूरी है। जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री था, उसने सारे सरकारी स्कूलों की लिस्ट मंगवाई और तुरंत काम करना शुरू कर दिया कि हमें सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। अगर सरकारी स्कूलों में हम प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर शिक्षा कर दें तो उत्तर प्रदेश के गांव में वो टोले में रहने वाला आदमी जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेगा तो एक पीढ़ी के अंदर सारे बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे। एक पीढ़ी के अंदर सारे तैयार हो जाएंगे, सारे बराबरी में आ जाएंगे, और फिर ये लोग खुद खड़े होकर कहेंगे कि हम आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन तब तक हमको रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। और दिल्ली का तो सारा वाल्मीकि समाज, सारा दलित समाज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। दिल्ली में 12 रिजर्व्ड सीट थी, 12 में से 9 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। दिल्ली का सारा रिजर्व दलित समाज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है।
और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी, ठेके पे जितने सफाई कर्मचारी थे उनको पक्का करने के लिए हमने तुरंत एक आयोग का गठन किया कि अब ये ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, ठेकेदारी प्रथा बंद करनी पड़ेगी, ठेके के सारे मजदूरों को पक्का करना पड़ेगा। दोस्तों, हम इस देश में इस भ्रष्ट राजनीति को खत्म करके एक ईमानदार राजनीति कायम करना चाहते हैं। इस नफरत की राजनीति को खत्म करके हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करना चाहते हैं। कई लोग पूछते हैं जी कितनी सीट आएंगी? मैं कहता हूं जी जितनी भी सीट आएंगी कांग्रेस से ज्यादा आएंगी। लेकिन फिर भी अभी जो हालत है, मेरा मन कहता आज के हालत के हिसाब से 100 से ज्यादा सीट आएंगी कम से कम। लेकिन अगर यही हवा चलती रही और अगर आप लोगों ने इस बार इन पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़े तो सरकार आप लोगों की बन सकती है इस बार। अभी तक हम वोट देते थे, एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को। चेहरा बदलता था, पार्टी बदलती थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे, विकल्प नहीं था। इस बार पहली बार आपका वोट आपकी तकदीर बदल सकता है। ताकत आपके हाथ में है। हम लोग बहुत छोटे हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत छोटा हूं, मयंक गांधी, मीरा सान्याल, मेधा पाटेकर जी, जितने कैंडिडेट बैठे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हम सारे जने अगर इकट्ठे हो जाएं तो मुझे लगता है जिस दिन आम आदमी खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो ये लड़ाई आप लोगों की है। आम आदमी पार्टी तो एक जरिया है, आम आदमी पार्टी तो एक तरह से गाड़ी है। उस गाड़ी में सारे जने कूद जाओ। भगवान ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, कुदरत ने एक मौका दिया है। नहीं तो आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी सरकार बन गई। लेकिन कुछ ना कुछ कुदरत का चमत्कार हो रहा है इस देश के अंदर, कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो रहा है। हमारे किए नहीं हो रहा, ऊपर वाले के किए हो रहा है। उसे आप खुदा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए। कुदरत ने आपको मौका दिया, इकट्ठे हो जाओ और इस बार हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ये देश जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, ये वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। दोस्तों, इन सारे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर पिछले 3-4 साल में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं हमारे खिलाफ, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। नहीं तो अभी तक हम खत्म हो चुके होते। इतने बड़े बड़े हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, लेकिन अब हम लोगों को एक मौका मिला है। मेरा दिल कहता है कि अगले 5 साल के अंदर यह देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे। सभी ऑटो चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, कैब सेवा, जितने और दूसरे भाई बहन आए हुए हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताओ, पिछले 1 महीने में पुलिस वालों ने कुछ पैसे लेने कम करे कि नहीं करे? करे उन्होंने? करे। थोड़ा सुधार तो हुआ है। हाँ जी, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। 28 दिसंबर को सरकार बनी थी अपनी। उसके बाद 28 दिसंबर को सरकार बनी थी और सरकार बनने के 2 दिन पहले इन्होंने सीएनजी के रेट बढ़ा दिए। सरकार बनने के बाद कई लोग आए मेरे पास, कई ऑटो वाले भाई भी आए। कुछ लोगों ने आके कहा जी ऑटो के रेट बढ़ाओ। कुछ लोगों ने आके ये भी कहा कि अरविंद जी, हम जानते हैं कि आपको, आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये रेट बढ़ाए हैं और आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। आप रेट नहीं भी बढ़ाओगे तो हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब कुछ ऑटो वाले ने आके ये कहा।
लेकिन मैंने उनको बताया कि थोड़े दिन इंतजार करो, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये सीएनजी रेट के खिलाफ। और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दायर करी, केंद्र सरकार ने कहा भाई हम अपने रेट वापस ले रहे हैं, और 15 रुपए कम कर दिए उन्होंने। एक दो दिन में हो रहे हैं। अभी मैंने सुनो 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 तो सही, कितने दिन में लागू हो रहा है? मैं आपको ये बता दूं कि जो गेल है और जो आईजीएल है, ये केंद्र सरकार की कंपनियां होती हैं, उनके ऊपर हम ये प्रेशर नहीं बना सकते कि एकदम कर दें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज्यादा रुक नहीं पाएगा। एक प्रोसीजर है वो चल रहा है, उसका इंतजार कीजिए। 2-4 दिन में कम होने वाले हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं गैस के दाम। कई ऑटो वाले आए पिछले 1 महीने में मेरे पास, बोले जी आप तो ऑटो वालों को भूल गए। मैंने कहा मैं ऑटो वालों को कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, दिल से दिल का रिश्ता है आपके साथ। आम आदमी पार्टी अगर जीती है चुनाव, तो उसमें बहुत भारी योगदान ऑटो वालों का था। हमारे पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के, लेकिन ऑटो वालों ने अपने ऑटो के पीछे जो पोस्टर चिपकाया और जो हर सवारी को वोट देने के लिए बोला, उसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो ऑटो वालों को हम नहीं भूल सकते। मैंने उनको कहा, तो जितने ऑटो वाले मेरे पास आते थे कि भैया थोड़ा सा समय दे दो, मैं कुछ करके दिखा दूं तब आऊंगा आपके पास। तो आज मैं जब आपके पास आया हूं तो कुछ ठोस घोषणाएं करके जाऊंगा आज, चिंता मत करना। लेकिन उसके पहले मैं 2-4 बात और करना चाहता हूं। ऑटो की बात भी करेंगे, 2-4 बात और करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने की बहुत कोशिश करी है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने ऐलान करा कि अब अगर दिल्ली में कोई आपसे पैसे मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे को लाके दे देना, उसको गिरफ्तार करा लेंगे, उसको जेल भेजेंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई पुलिस वाला आपको तंग करे, मोबाइल फोन सबके पास है, पुलिस वाला तंग करे, जेब के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, और जब वो पुलिस वाला पैसे मांगे, वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी जेब के अंदर, मेरे को लाके दे देना, उनको जेल भेज देंगे। अब कोई पैसे मांगे अगर आपसे, मना मत करना। जब से हमने ऐलान करा है, हमने जेल तो करते हैं, हमने जेल तो 4 या 5 लोगों को भेजा है बस, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर मेरे को बताया जा रहा है कि खौफ फैल गया है पूरी दिल्ली के अंदर। अब सारे अफसरों को लगता है, रिश्वत मांगने के पहले उनको लगता है कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा ये। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ भ्रष्टाचार के अंदर। अब हमने ऐलान करा कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। जन लोकपाल बिल 14 तारीख से 13 तारीख से दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। उस दिल्ली विधानसभा के सत्र में हम लोग जन लोकपाल बिल पास करेंगे। वही लोकपाल बिल जिसके लिए अन्ना हजारे ने अनशन करा था, वो दिल्ली में पास करेंगे। अब अगर कोई मंत्री भी चोरी करेगा, मैंने अपने हाथ काट के आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, अगर मैं भी कल को भ्रष्ट हो जाऊं, मेरी शिकायत कर देना, 6 महीने में जेल चला जाऊंगा मैं। मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, हमारा कोई अफसर भ्रष्टाचार करे, लोकपाल को जाके शिकायत कर देना, 6 महीने के अंदर जेल हो जाएगी उनको, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। हमने ये कानून बनाया
और कल से टीवी चैनलों पे चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जन लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो, आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। दोस्तों, राजा ने 2 लाख करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा पैदा हो गया। कलमाड़ी 70,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, किसी ने नहीं कहा संविधान को खतरा है। लेकिन जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजो, तो कहते हैं संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में पड़ गया। मैं सोच रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बढ़िया संविधान बनाया था, उनको क्या पता था अगर उनकी आत्मा आसमान से देख रही होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। इन कांग्रेसियों और भाजपा वालों ने उनके संविधान का क्या हाल करके छोड़ दिया। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती, दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये कानून पास करने के लिए ही तो बनाया था। अगर केंद्र सरकार ने कानून पास करने थे तो चुनाव क्यों कराए थे? कह रहे गैर संवैधानिक है, संविधान के खिलाफ काम कर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहा है। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, देश के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। ये बीजेपी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारी, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सारी कंपनियां भ्रष्टाचारी नहीं है, कई अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी कंपनियां ये भी मिल गई इनके साथ। और मीडिया के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी बैठे हैं, मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। ये मीडिया वाले कुछ लोग, ये कंपनी वाले कुछ लोग, ये नेता और ये कुछ अफसर भ्रष्टाचारी, ये इकट्ठे हो गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चालू कर दिया। अरविंद ने 4 कमरों का घर ले लिया, अरविंद ने गोलगप्पे खाए तो चटनी ज्यादा खा ली, अरविंद ने आज नया स्वेटर क्यों पहन लिया, अरविंद ने नई सैंडल खरीद ली, अरविंद ने भ्रष्टाचार कर दिया। दोस्तों, देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इनके बहकावे में नहीं आना। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इस देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। दोस्तों, ये बिजली कंपनी वाले, दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी, टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी, और ये अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। इनको हमने साफ साफ कह दिया, अभी तक जो कर रहे थे जो हुआ, लेकिन अब तुमको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे, हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे तुम लोगों को, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी इन्होंने, अनिल अंबानी की कंपनियों ने एनटीपीसी की पेमेंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? दिसंबर की पेमेंट नहीं करी, कह रहे पैसे नहीं है। अरे पैसे कहां गए भाई तुम्हारे पास सारे? दिल्ली की जनता तो अपना बिजली का बिल भर रही है, इनको दिल्ली की जनता बिजली का बिल भर रही है, तो कहां गए सारे पैसे? दिसंबर का इन्होंने बिल नहीं दिया अनिल अंबानी की कंपनी में, जनवरी का बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब नई सरकार बन गई, इस नई सरकार को बदनाम करना है। इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया।
लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे। दोस्तों, एक ऑटो वाले को रोज कई जगह रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस वाले रिश्वत मांगा करते थे, उसमें तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। रिकैलिब्रेशन, मीटर का रिकैलिब्रेशन कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा यह कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी, मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे, जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दूसरी चीज, मेरे को कई लोगों ने बताया ये 66/192 है, इसमें कि गाड़ी जब्ती केवल 3 मामलों में होगी। अगर लाइसेंस नहीं है तो, फिटनेस नहीं है तो, और अगर परमिट नहीं है तो, उसके अलावा कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। एक गाड़ी जब्ती होती है, 15 दिन तक तो पुलिस थाने में गाड़ी रहती है। वो ऑटो वाले की 15 दिन तक बेचारे का घर भूखा मर जाता है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चालान भी करा जाता है, 2-2 सजा दी जाती है। और जब वो गाड़ी छुड़वाने के लिए जाता है तो उसके पहिए निकाल लेते हैं, उसका सीट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी जब्ती का यह धंधा बंद किया जाएगा। केवल फिटनेस अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है या परमिट नहीं है, तब गाड़ी जब्ती की जाएगी, नहीं तो कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। दोस्तों, 5,500 ऑटो को दिल्ली और एनसीआर का परमिट जारी किया गया है। अब दिल्ली वाले ऑटो भी गाजियाबाद भी जा सकते हैं, एनसीआर के इलाके में जा सकते हैं। अभी 5,500 ऑटो को किया गया है। हम कोर्ट में सिफारिश करके और भी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली के ऑटो एनसीआर के अंदर भी जा सके। एक जीपीएस के मामले में कई लोग आए थे मेरे पास। मैंने कहा भाई जीपीएस तो लगवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी आज जो मीटर और जीपीएस एक साथ आता है उसकी ऑफिशियल कीमत 13,500 है, लेकिन बाजार में जब हम लेने जाते हैं तो 18,000 में दिया जाता है ब्लैक में। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? तो कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि मीटर तो हमारे पास है, अगर आप केवल जीपीएस हमको लगाने के लिए बोल दो तो जीपीएस तो मार्केट में 3-4 हजार रुपए का आ जाता है, हम जीपीएस अलग से लगवा लेंगे, हमें जीपीएस लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसकी एक नीति बनाई जा रही है, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। जिन जिन लोगों के पास मीटर है उनको मीटर और जीपीएस दोनों लगवाने की जरूरत नहीं है, जीपीएस अलग से लगवा सकते हैं। इसके ऊपर अलग से नीति बना रहे हैं, तो अब आपको 18,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 हजार रुपए में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी है ट्रेनिंग। मेरे पास कुछ लोग आए थे, कई ऑटो वाले आए थे, बोले जी आप बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। ऑटो वाले दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऑटो वाले हो सकते हैं जो गलत काम भी करते हैं। भाई हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऑटो वाले गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमारी माँ है,
हमारी बहनें हैं, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि सवारियों से किस तरह का बर्ताव किया जाए। ऑटो वालों से ट्रेनिंग करेंगे कि जो विदेशी हमारे दिल्ली में आते हैं उनका किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाए। और ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि अगर आपको कोई गलत काम कहीं होता हुआ दिखता है तो उसकी भी रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तो पुलिस की भी आप मदद कर सकते हैं, अपराध कम करने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो जो मैंने आज अनाउंसमेंट किए, ये आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। एक और, हर साल 1 अप्रैल से कोई फार्मूला बनाएंगे। हर साल 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी आपका किराया बढ़ा दिया जाएगा, अगर महंगाई घटेगी आपका किराया घटा दिया जाएगा। फार्मूला बना लिया जाएगा। लेकिन मेरी अब आप लोगों से एक विनती है, दिल्ली की जनता आपसे बहुत नाराज है कि नहीं है? है, सच सच बोलो, है। दिल्ली की जनता बहुत नाराज है आपसे सबसे। दिल पे हाथ रख के बताओ, हम ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये अच्छी बात है, गरीब आदमी ईमानदार होता है, मान लेता है। ओवर चार्जिंग करते हैं कि नहीं करते? रिफ्यूजल करते हैं कि नहीं करते? मेरी एक बात मान लो, अब थोड़े दिन के लिए करके देखो, ईमानदारी की जिंदगी में बहुत सुकून होता है। अब एक बात मेरी मान लो, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे हम कभी। नहीं करोगे ना? बच्चों की कसम है, सवारियों से बदतमीजी नहीं करेंगे। कोई सवारी आएगी, हाथ जोड़ के उसका सामान आप अपने हाथ से उसका सामान अपने ऑटो में रख दो, देखो कितनी सीस देके जाती है, कितना आशीर्वाद देके जाती है। हमारी सवारी हमारा भगवान है, हमारी सवारी हमारा खुदा है। हमारी सवारी की वजह से हमारा घर चलता है, हमारी सवारी की वजह से हमको रोटी मिलती है। अपने खुदा को, अपने भगवान को नाराज करके हमारे घर में बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिफ्यूजल मत करना, ओवर चार्जिंग मत करना। मैं आपके लिए लड़ूंगा दिल्ली के अंदर, लेकिन जब मैं दिल्ली की जनता में जाता हूं तो लोग कहते हैं आप ऑटो वालों का साथ देते हो, ऑटो वाले बदतमीजी करते हैं। मैं कहता हूं भाई, ऑटो वालों को सिखाएंगे। ऑटो वाले गरीब आदमी हैं, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे, ऑटो वालों को साथ लेके चलेंगे। दिल्ली की जनता और ऑटो वालों दोनों मिलकर दिल्ली के ऑटो सेक्टर को सुधारेंगे। इसलिए आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कह देना, मैं कुछ ना करूं तो मेरे को कहना। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि दिल्ली की जनता को खुश कर दो। यह दिल्ली की जनता आपको दुगने दाम दे देगी ऑटो के, अगर दिल्ली की जनता खुश हो गई तो। एक और हम पॉलिसी निकालने जा रहे हैं। शाम को जब आप घर जाते हो तो आप अपनी तख्ती लगा लिया करो, तख्ती पे लिख दिया करो कि किधर जा रहे हो। अगर तख्ती लगी होगी तो रिफ्यूजल का मामला नहीं बनाया जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन एक और बात है जी, 90% ऑटो वाले अच्छे हैं, 95%, 99% अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई ऑटो वाले बदमाशी करें तो आप लोग मानोगे कि उनके खिलाफ तो सख्ती करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो ये अपना जो ऑटो वाला नंबर था 42-400-400, इस नंबर पे इस नंबर पे अब हम अच्छे लोगों को बिठा रहे हैं। अगर किसी ऑटो वाले को कोई परेशानी हो, इस नंबर पे फोन करना, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। अगर किसी को अभी नहीं है, आप करेंगे, अभी नहीं है, मेरे को पता, आप करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दो, इसके ऊपर ट्रेन करके हम बिठा रहे हैं लोगों को। 1 हफ्ते बाद से यह नंबर दोबारा चालू करेंगे। अगर किसी सवारी को दिक्कत होगी वो भी इस नंबर पे फोन करेगी। सवारी अगर मान लो कहती है कि ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है जी, उसी टाइम उस नंबर पे ऑटो वाले से भी बात करेंगे, सवारी से भी बात करेंगे। फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानता, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
पहले दोनों में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऑटो वाला नहीं मानेगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और यहां पे कई सारे ग्रामीण सेवा के, फटफट सेवा के, इकोनॉमिक ऐप के कई साथी आए हैं, उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं दोस्तों। मैं उनके साथ भी बैठूंगा, अलग से उनकी समस्याओं को भी समझूंगा और उनकी समस्याओं को भी एक बारी दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहां मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की